ये अधिकतर बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है जब वो एग्ज़ाम टाइम्स के अंदर रिवीजन करने बैठते हैं, किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनके पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रॉपर प्लानिंग की। अगले दिन क्या पढ़ना है उनको, उसकी प्लानिंग नहीं होती उनके पास। और वो जब पढ़ने बैठते हैं तो रैंडमली सब्जेक्ट्स को उठाते हैं और कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं। और अल्टीमेटली ये देखा गया है कि वो एक दो चीज़ों को बार बार पढ़ते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से जब वो पढ़ के उठते हैं, अगर वो 4-5 घंटे भी 6 घंटे भी पढ़ के उठ रहे हैं, तो उनके अंदर वो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट नहीं आ पाता। उनको फिर भी ये लगता है कि मैंने आज क्या किया है, समझ नहीं आ रहा। तो इस फीलिंग से बाहर आने के लिए आपको जब अपने, क्योंकि देखिए अगले दिन का जो 6 घंटे का टाइम है वो आपका बैटल फील्ड है, यानी आपका मैच है। अब उस मैच को खेलने के लिए आपको एक तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर प्लानिंग करे बिना बैठ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उतने 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ने का। प्लानिंग करिए, सब्जेक्ट डिसाइड करिए, एक या दो सब्जेक्ट लीजिए, 3 सब्जेक्ट लीजिए। वैसे 2 सब्जेक्ट लेने चाहिए, जनरली बच्चों के बोर्ड में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 2 सब्जेक्ट लीजिए। जैसे हिंदी एसएसटी ले लिया मंडे को, तो हिंदी एसएसटी पढ़िए। 4 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं तो 2 घंटे हिंदी को दीजिए, 2 घंटे एसएसटी को। और अगर आपकी एसएसटी वीक है, हिंदी आपको थोड़ा इजी लग रहा है, तो हिंदी को 1 घंटा दीजिए और एसएसटी को 3 घंटा दीजिए। अच्छे से प्रिपेयर करिए। लेकिन जब आप ये पढ़ने बैठेंगे तो आपका शेड्यूल है कि आपको 3 घंटा एसएसटी पढ़ना है, 1 घंटा हिंदी पढ़ना है। लेकिन पढ़ना क्या है एसएसटी के अंदर, तो एक दिन पहले रात को, जैसे आज संडे है, तो आज डिसाइड करिए कि मुझे एसएसटी में क्या क्या पढ़ना है। और उसमें 3-4 स्ट्रेटजी आप लगा सकते हो। सबसे पहले जो आपके टफ टॉपिक्स हैं, सबसे पहले उनको उठाइए, कि जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप वही टॉपिक बार बार पढ़ते जाएंगे जो आपको आ रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो। तो आप ऑलरेडी आपको आते हैं, तो बेटर है वो टॉपिक उठाइए जो आपको नहीं आ रहा है। जैसे अगर आप हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री के अंदर चैप्टर 1 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे रोमांटिसिज्म अच्छा टॉपिक है, जैसे बाल्कन लाइन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत बच्चों को नहीं आता। तो इनके बारे में पढ़िए, इनको बार बार पढ़िए, अलग अलग रेफरेंस से पढ़िए। और दूसरी चीज़ जो बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए वो है हाउ टू राइट आंसर्स। आंसर लिखने आने चाहिए। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको आता कितना है, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना आता आपको। हो सकता है आपको आंसर बहुत अच्छा आता हो, लेकिन आप अपने आंसर को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो। आंसर प्रेजेंट करने का मतलब क्या है? जब आपका आंसर देखा जाए तो आपके आंसर को देखते ही, यानी उस पेज को देखते ही एग्जामिनर को लगने लग जाना चाहिए कि आंसर किस बारे में है। बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं हैंड राइटिंग की बात कर ही नहीं रहा हूँ। हो सकता है आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी ना हो, जरूरी भी नहीं कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो। हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आए। जरूरी नहीं किसी बच्चे ने करसेव में लिखा हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि बोर्ड का ऐसा कोई रूल नहीं कि करसेव होना चाहिए। हैंड राइटिंग साफ दिखनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए हैंड राइटिंग, आपका आंसर साफ दिखे। दूसरा, बड़ा आंसर जब आप लिखते हैं तो उसके अंदर आपको हेडिंग जरूर बनानी चाहिए कि आपका आंसर किस बारे में है। जैसे आप आंसर लिख रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, तो ऊपर हेडिंग, बड़ी सी हेडिंग बनानी चाहिए आपको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए, उसको एक अलग पैराग्राफ में लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन को। फिर अगर ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट आर द रीजंस फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो फिर एक सब हेडिंग बनानी चाहिए, रीजंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके अंदर अगर आप 4 हेडिंग्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 रीजन बता रहे हैं, जैसे सॉल्ट लॉ, जैसे साइमन कमीशन, गांधीज 11 डिमांड्स, ग्रेट डिप्रेशन, है ना, तो इन सब के अलग अलग पॉइंट्स बनाइए। और पॉइंट बनाते समय आप नंबर 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग डाल सकते हैं, एरो बना सकते हैं। और अपने, जैसे आपने आंसर इंट्रोड्यूस किया सॉल्ट मार्च के नाम से, सॉरी सॉल्ट लॉ के नाम से, सॉल्ट लॉ लिख दिया, तो सॉल्ट लॉ के अंडरलाइन करिए, एरो बनाइए और अपना आंसर लिखना शुरू करिए। और जहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आया वहाँ पे आप उसको अंडरलाइन जरूर करिए। जैसे डेट आ गई, है ना, 12 मार्च 1930, यहाँ से साबरमती आश्रम से सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था, गांधी ने स्टार्ट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट जो नाम, देखिए किन चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं, नाम, डेट और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, इनको हम अंडरलाइन जरूर करते हैं। या किसी लॉ का नाम आ गया, जैसे सॉल्ट लॉ बार बार आएगा, तो उसको अंडरलाइन करिए। ठीक है, हर एक बड़े पॉइंट के बाद में एक लाइन का गैप छोड़िए और इस तरह से अपने आंसर को कंप्लीट करिए। और अगर गलती से आपका आंसर
में कोई वर्ड गलत हो जाता है तो उसको एक सिंगल लाइन से काटिए। ऐसा इतना मत काटिए कि मतलब कॉपी में सिर्फ वही चमकने लग जाए, जिससे आपका इंप्रेशन खराब होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन। हालांकि प्रेजेंटेशन के बारे में हम इस पॉइंट में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हाउ टू राइट आंसर्स में, कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन डालता है और आपको ज़्यादा नंबर दिलाता है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में आंसर लिखते हुए ध्यान रखनी चाहिए। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बड़े क्वेश्चन में आपको, बड़े आंसर में आपको अच्छे नंबर मिले, तो आपको थोड़ा सा अपनी आंसर लिखने की स्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, ताकि वो आपको अच्छे नंबर ला सके, है ना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।